सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। पांच की ये पंक्तियां याद आती हैं। नमस्कार, आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने चीन रूस संबंधों की पेचीदगियों को समझा था। आज हम एक और उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। कूटनीति, खासकर युद्ध के समय में उसकी भूमिका और भारत की सामरिक स्वायत्तता की जो अवधारणा है, उसके क्या मायने हैं, क्या नतीजे हैं। ये चर्चा फर्स्ट पोस्ट में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है और ये यूपीएससी की मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही उन सब के लिए भी जो जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि युद्ध मतलब कूटनीति की विफलता, है ना? हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन ये लेख कहता है कि जब लड़ाई शुरू हो जाती है तब भी, बल्कि शायद तब और ज्यादा, कूटनीति की अहमियत बढ़ जाती है। तो अगर हम कारगिल संघर्ष को देखें, जिसे कभी कभी ऑपरेशन सिंदूर भी कहा गया, उस दौरान भारत के राजनयिक प्रयास क्या बताते हैं? बिल्कुल सही नुक्ता है। देखिए, युद्ध के दौरान डिप्लोमेसी के कई काम होते हैं। एक तो अपने एक्शन को दुनिया के सामने सही ठहराना, फिर अपने सहयोगियों को साथ रखना या कम से कम न्यूट्रल रखना, और हाँ, दुश्मन क्या सोच रहा है, उसका इरादा क्या है, ये समझना। अच्छा। तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, यूरोपीय देश और रूस, इन सब पर फोकस किया था। इसमें सऊदी अरब और यूएई का तटस्थ रहना वो भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मानी गई। और बाकी दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने तो बिन मांगी सलाह दे दी और अमेरिका का रुख बड़ा दिलचस्प था। शुरू में लगा कि वो भारत के साथ है, पर फिर पता नहीं कैसे वो एकदम से बदलकर मध्यस्थ की भूमिका में आ गया। हाँ, ये थोड़ा अजीब था, लेकिन इसमें शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात रूस के रवैये की है। भारत का इतना पुराना पारंपरिक साथी, वो उस वक्त तटस्थ क्यों रहा? ये बात थोड़ी चौंकाती है। हाँ, ये वाकई भंवर करने लायक है। रूस का जो आधिकारिक बयान था वो बहुत बैलेंस्ड और न्यूट्रल था। उन्होंने कहा कि भाई, शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के तहत बातचीत से हल निकालो। तो इसके पीछे वजह क्या रही होगी? देखिए, दो मुख्य कारण नजर आते हैं। पहला, वो भारत के साथ अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी तो रखना चाहते थे, पर साथ ही एक मल्टीपोलर एशिया और दुनिया भी बनाना चाहते थे। अच्छा। दूसरा, उनके लिए सेंट्रल एशिया में स्थिरता बहुत जरूरी थी, खासकर अफगानिस्तान से लगा हुआ उनका दक्षिणी बॉर्डर। वहां कट्टरपंथ, ड्रग्स तस्करी रोकना उनकी प्राथमिकता थी, और उस वक्त तालिबान पर पाकिस्तान का असर था, तो पाकिस्तान को साथ लेना रूस की मजबूरी थथी। हालांकि अब वो असर काफी कम हो गया है। तो ये तात्कालिक कारण थे। हाँ, और ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो रूस का रुख बदलता रहा है। 1965 में मध्यस्थ बना, 1971 में खुलकर भारत के साथ था, और आजकल देखिए, यूक्रेन युद्ध के बाद चीन पर उनकी निर्भरता काफी बढ़ गई है। तो उन्हें भारत और चीन के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना पड़ रहा है। हाँ, ये बात तो है। तो कारगिल के समय जो रूस का रुख था, वो शायद इसी बैलेंसिंग एक्ट का नतीजा था। ये हमें भारत की अपनी नीति पर लाता है, सामरिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो क्या ये नीति, जो हमें अपने फैसले लेने की आज़ादी देती है, कहीं ना कहीं हमें सीमित भी करती है, खासकर जब हमें मदद की जरूरत हो? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर सामरिक स्वायत्तता की कीमत वाला सवाल आता है। भारत ने हमेशा कोशिश की है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से लेकर आज तक, कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र रहे, हमारे सामरिक फैसले हमारे अपने हों। हाल के सालों में भारत कई ग्रुप्स में एक्टिव रहा है। क्वाड, एससीओ, ब्रिक्स, ये सब मुद्दा आधारित गठबंधन है। लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं, जैसे अमेरिका या रूस, वो अक्सर ऐसे सहयोगियों को पसंद करती हैं जो पूरी तरह उनके कैंप में हों, जिनके हित बिल्कुल जुड़े हों। अच्छा, जैसे नेटो वाले देश? हाँ, बिल्कुल। जैसे अमेरिका अपने नेटो सहयोगियों को, या जापान साउथ कोरिया को जो सुरक्षा गारंटी देता है, वो भारत को नहीं देता। क्यों? क्योंकि भारत किसी फॉर्मल मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कोल्ड वॉर के टाइम सोवियत संघ से करीबी रिश्ते थे, पर वो भी कभी फॉर्मल अलायंस नहीं बना। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जब कोई बड़ा संकट आता है या ग्लोबल पावर प्ले तेज होता है, तो भारत को शायद किसी भी बड़ी ताकत से वैसा बिना शर्त ऑटोमेटिक सपोर्ट नहीं मिलता, जैसा उनके फॉर्मल साथियों को मिल जाता है। इसी को मल्टी अलाइनमेंट कहा गया है। मतलब कई शक्तियों से जरूरत के हिसाब से रिश्ते रखना, लेकिन वो गहरे, भरोसेमंद, ऑटोमेटिक सपोर्ट वाली बात नहीं होती। तो मतलब ये हुआ कि सामरिक स्वायत्तता एक तरह की आजादी तो देती है, पर शायद जरूरत के वक्त बाहरी सहारे को सीमित कर सकती है।
क्या इसका मतलब ये है कि भारत को मुश्किल हालात में अकेले चलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए? हाँ, कह सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक थोड़ी कठोर सच्चाई है और जैसे जैसे दुनिया में कंपटीशन बढ़ रहा है, भारत के लिए अपनी स्वतंत्रता और ज़रूरत पड़ने पर भरोसेमंद साझेदारी, इन दोनों के बीच संतुलन साधना और भी चुनौतीपूर्ण होता जाएगा। बिल्कुल। तो आज की चर्चा से एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या आज की जो ये तेजी से बदलती दुनिया है, इसमें भारत को सामरिक स्वायत्तता की अपनी परिभाषा पर फिर से सोचने की जरूरत है, या सिर्फ मुद्दा आधारित गठबंधनों से आगे कुछ और देखने की जरूरत है? आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। ये सारी जानकारी फर्स्ट पोस्ट के लेख से ली गई थी। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। धन्यवाद।